नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता। नगरपालिका अधिनियम चल रहा था हमारा और अंतिम क्लास में हमने अध्याय 14 के तहत लगभग 319 धारा तक कवर कर लिया था। आज हमारी इस अध्याय की अंतिम और पूरे एक्ट की भी आज अंतिम क्लास रहेगी। इसमें हम धारा 319 से लेकर 327 तक कवर करेंगे और पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम धारा 320 से लेकर 327 तक पढ़ेंगे, जिसमें ये हमने सारे कवर कर लिए थे। हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, 320 में क्या है, नगरपालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। देखो, इसके पहले हम ये पढ़ रहे थे कि भाई अगर नगरपालिका अपनी जो कर्तव्य पालन है वो नहीं करती है, या जो उनको कार्य करने हैं वो सही ढंग से नहीं करती है, तो क्या कर सकती है नगरपालिका, किसी एक बंदे को लगा देती है प्रशासक के रूप में और वो सारा काम करता है। ये बात हुई थी इसमें, कौन से वाले में, धारा 319 में। भाई एक व्यक्ति नियुक्त कर देती है और उसके माध्यम से कार्य करवाती है। 320 क्या कहता है, नई नगरपालिका के पूर्णतः सर्जन नहीं होने तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी समिति या प्राधिकारी के माध्यम से क्या किया जाएगा, नगरपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और कर्तव्यों का पालन कराया जाएगा। आए समझ में। जैसे कोई नई नगरपालिका राज्य सरकार ने क्या किया है, इस बजट में मान लो 10 नई नगरपालिका बना दी। अब नई नगरपालिका बनी तो हैंड टू हैंड उसके निर्वाचन कराना संभव है नहीं कि हैंड टू हैंड नगरपालिका बनी है और तुरंत ही उसका इलेक्शन करवा दिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये नियुक्त कर दिए। उसकी प्रोसेस में टाइम लगता है। फाइनेंस डिपार्ट वो निर्वाचन का मामला जाता है निर्वाचन आयोग के पास, वो सारी चीज़ें देखता है, उसको संभालता है, फिर उसके बाद निर्वाचन करवाता है। तो बड़ी प्रोसेस है, बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है। तो तब तक क्या रहेगा, तो तब तक क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा या तो कोई व्यक्ति अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, या भाई अधिकारी अकेला कितना काम करेगा, तो एक समिति भी अपॉइंट की जा सकती है। ठीक है, तो या तो एक पर्सन लगा दिया जाता है, या एक कमेटी बना दी जाती है, उसके माध्यम से उसको एक तरह से नगरपालिका समझ लिया जाता है, या तो एक पर्सन को पूरी नगरपालिका समझ लिया जाता है, उसके हेल्प के लिए लोग लगा दिए जाते हैं। या फिर क्या होता है, नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक कमेटी की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अधिकारी या जो समिति है कोई नया कर नहीं लगा सकती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको, जैसे नगरपालिका क्या कर सकती है, नया कर लगाने की शक्ति होती है, उसके पास शक्ति होती है, वो परमिशन लेता है राज्य सरकार से, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही नगरपालिका कोई टैक्स ला सकती है। लेकिन ये बंदे तो राज्य सरकार की परमिशन के बाद भी कोई टैक्स नहीं ला सकते। जब तक नई नगरपालिका यानी जनता द्वारा प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे तब तक उन पर कोई नया टैक्स अप्लाई नहीं होगा। आगे समझ में, तो ये बात है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी या समिति जो भी है, उनका दायित्व क्या रहेगा कि वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर, जब मान लो नई नगरपालिका की घोषणा हुई है, उसके 6 माह के भीतर उन्हें क्या कराना होगा, निर्वाचन कराने का उनका दायित्व रहता है। उनको 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। तो क्या पढ़ा अपने 320 के अंदर कि अगर नई नगरपालिका गठित की गई है और वहां पर अभी तक पूर्णतः मतलब जो जनप्रतिनिधि है वो चुने नहीं गए हैं, निर्वाचन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, या तो कोई व्यक्ति अपॉइंट कर दिया जाएगा या फिर एक कमेटी बना दी जाएगी। उनके माध्यम से नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उनके कर्तव्यों का पालन करवाया जाएगा। ये नया कर नहीं लगाया सकते और इनका एक दायित्व रहेगा क्या, कि वो 6 महीने के अंदर नगरपालिका के लिए चुनाव संपन्न करवाएं। ठीक है, ये हमारे 320 है। फिर आते हैं हम धारा नंबर 321 पे। ये क्या है, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देयों का भुगतान करने का निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति। मान लो राज्य सरकार को नगरपालिका से कोई पेमेंट करवाना है, भाई नगरपालिका राज्य सरकार ने कोई काम किया है, या राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया तो उसकी सैलरी दिलवानी है, तो कैसे करेंगे। तो राज्य सरकार क्या करती है, जो नगरपालिका निधि को जो संभालता है, जो उसका अभिरक्षक होता है, तो उसको एक ऑर्डर देती है, देय रकम के भुगतान नहीं किया गया है तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को नगरपालिका निधि में से भुगतान करने का आदेश दे सकती है। आगे समझ में, तो क्या जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नगरपालिका निधि के अभिरक्षक को ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो पेमेंट कर दे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट हो गई। लिखी हुई कौन से में प्रॉपर्ली, धारा 321 में ये बात लिखी हुई है। ये बात हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले। ओके, देखो धारा 322 की बात करते हैं। क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत अच्छी धारा भी है।
इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी है। इसमें क्या है, नगर पालिका के विघटन की बात की गई कि राज्य सरकार नगर पालिकाओं को किस किस मैटर में विघटित कर सकती है, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, विघटन के बाद में नगर पालिका पे क्या क्या इंपैक्ट होंगे, वो सारी बातें हम इसके माध्यम से करेंगे। देखो, नगर पालिका विघटन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। या तो कर्तव्य पालन में असक्षम हो, यानी नगर पालिका अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार ने टाइम दिया उसके बाद भी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो इसके अलावा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, या फिर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या के 2/3 से कम है। यानी मान लो नगर पालिका में 50 सीट है निर्वाचित सदस्यों की, उसमें से 50 का 2/3 कितना हो जाए, 50 की जगह 51 ले लेते हैं, काटने में आसान रहेगा। तो यानी 17 दूना 34। अगर नगर पालिका में 51 में से 34 से भी कम लोग निर्वाचित सदस्य मौजूद है, तो उस कंडीशन में उस नगर पालिका को क्या मान लिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की नज़र में वो नगर पालिका एक तरह से अपना कर्तव्य पालन करने में सक्षम नहीं है। सेम कंडीशन क्या है, या फिर रिक्तियों की संख्या कुल संख्या की के 2/3 से ज़्यादा है, यानी खाली सीटों की संख्या 2/3 से ज़्यादा पड़ी हुई है, बहुत सारी सीटें खाली ही पड़ी है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी कर्तव्य पालन में असक्षम माना जाता है नगर पालिका को, और राज्य सरकार को उसको विघटित कर दिया जाता है। तो अपन क्या समझे, किन किन मैटर में नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। तो ऐसे 4 मैटर, कौन कौन से। एक तो कर्तव्य पालन में असक्षम हो, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो, या उसके पास निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या है उसमें से 2/3 सदस्य है की जो सीटें हैं, मतलब उनकी जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कुल की 2/3 से कम हो, या रिक्तियों की संख्या 2/3 से ज़्यादा हो। इन सारे चारों मैटर के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका विघटन की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका को एक स्पष्टीकरण देने का मौका देती है, और ये स्पष्टीकरण नगर पालिका की तरफ से राज्य सरकार को कौन देता है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष के द्वारा ये काम किया जाता है। तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो स्पष्टीकरण देता है किसको, राज्य सरकार को। किस मैटर में, कि विघटन ना करो भाई, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर राज्य सरकार को लगता है कि हाँ भाई मैंने जो किया है वो सही है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार आरोपों को एक विवरण में तैयार करता है और उसको जांच करने के लिए भेजता है। किसके पास, एक एजेंसी के पास भेजता है। एक एजेंसी बोल दो, एक समिति बोल दो, उस समिति के पास क्या जाती है, रिपोर्ट जाती है राज्य सरकार की बनी हुई, कि भाई साहब हमने जांच कराई, जांच के बाद हमें ये बात पता चली। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये एजेंसी में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होते हैं, और ये इसकी वापिस जांच करते हैं। ठीक है, अभिकरण के द्वारा जांच की जाती है। अब जांच में पता चलता है कि नगर पालिका ने गड़बड़ तो की है, तो फिर क्या होगा, विघटन का आदेश जारी किया जाएगा। विघटन का आदेश कैसे बनेगा, तो पहली बात तो ये विघटन का आदेश बनाने से पहले जो राज्य विधान मंडल है उसके सदन में उसको पेश किया जाएगा कि भाई साहब हमने देखा है, हमने परखा है। उसके बाद एजेंसी ने परख लिया, उसके बाद एजेंसी किधर भेजती है, इसे राज्य विधानमंडल में भेजती है, पेश करती है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये करना चाह रहे हैं। अगर राज्य विधानमंडल को लगता है कि आप सही कर रहे हो, नगर पालिका का विघटन कर दिया जाना चाहिए, तो फिर राज्य सरकार आती है काम में। राज्य सरकार राजपत्र में आदेश, विघटन का आदेश पारित कर देती है, और इसके बाद आदेश में जिस तारीख से राजपत्र में आदेश निकाला जाता है, और आदेश में जो डेट लिखी होती है उसी डेट से नगर पालिका को विघटित मान लिया जाता है। तो क्या प्रोसेस रहेगी विघटन करने की, भाई राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका को स्पष्टीकरण का मौका देगी। नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को स्पष्टीकरण पहुंचाएगी। अगर राज्य सरकार को लगता है कि हाँ फिर भी गड़बड़ है, तो राज्य सरकार अपना जो भी आरोप लगाए इसने उसको एक पूरा खाका तैयार करेगी, और खाका तैयार करके एक एजेंसी को सौंपेगी। एजेंसी में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य मौजूद होंगे। एजेंसी पूरी जांच करेगी, जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सदन में पेश करेगी। उस पेश के बाद वहां पर बहस होगी, बहस के बाद उस नगर पालिका का विघटन का आदेश है वो राजपत्र में राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उस आदेश में जो तारीख लिखी होगी उस तारीख से नगर पालिका को विघटित मान लिया जाएगा। ये पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, फिर विघटन हो गया। विघटन के बाद नगर पालिका पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से इंपैक्ट आएंगे, उसकी बात हम करते हैं। देखो, जिस दिन विघटन होता है उसी तारीख से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाते हैं, उनके पद रिक्त मान लिए जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा जो 6 महीने बाद निर्वाचन होता है उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनको पुनर्निर्वाचन का मौका दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, और जिस डेट से नगर पालिका विघटित होती है सेम डेट से ही वो उनके पोस्ट है वो सारी रिक्त मान ली जाती है। फिर नई नगर पालिका हेतु निर्वाचन 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य होगा। ये तो हमको पता ही है कि जैसे विघटित होगी उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। लेकिन ये बात भी हमें पता है क्या, कि अगर उसका कार्यकाल ही 6 महीने का बचा हो तो उस कंडीशन में चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके चुनाव नेक्स्ट जो प्रॉपर चुनाव होंगे जिस सीक्वेंस में हो रहे हैं उसी सीक्वेंस वाली धारा के साथ उसके चुनाव करवा दिए जाएंगे। ठीक है,
नई नगर पालिका तक, जब तक भाई अब मान लो 4 महीने बचे हुए हैं, तो 4 महीने तक या 6 महीने तक हम क्या करेंगे, तब तक राज्य सरकार क्या करेगी, एक प्रशासक को नियुक्त कर देगी और इस प्रशासक के माध्यम से नगर पालिका शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करवाया जाएगा। तो ये कौन सी धारा है, धारा नंबर 322। एक बार पूरी मैं आपको वापस समझा देता हूं, सुनो, देखो, फोकस करो, गौर करो। क्या पढ़ा अपन ने कि नगर पालिका को विघटित करने के कारण क्या है, 4। या तो वो अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, शक्तियों का दुरुपयोग करे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 2/3 से कम हो जाए, या रिक्तियों की संख्या कुल सदस्य की संख्या से सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक हो जाए तो। ठीक है, 4 कारण हो गए। प्रक्रिया क्या रहेगी, राज्य सरकार पहले तो स्पष्टीकरण का मौका देगी नगर पालिका को, और नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण सुनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सरकार एक खाका तैयार करेगी आरोपों का और उसको जांच करने के लिए एजेंसी को सौंपेगी। एजेंसी में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य मौजूद होने चाहिए। एजेंसी जांच करेगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश करेगी और वहां पर बहस होने के बाद नगर पालिका विघटन का ऑर्डर तैयार किया जाएगा। वो ऑर्डर राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद जो आदेश में जो तारीख लिखी है, ये प्रकाशन की जो तारीख है, उस तारीख से क्या कर दिया जाएगा, नगर पालिका को विघटित मान लिया जाएगा। ठीक है, विघटन हो गया। विघटन जिस तारीख को होता है उसी तारीख से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य है उनकी पोस्ट रिक्त मान ली जाती है और लेकिन वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य रहते हैं। दूसरी बात, 6 महीने के अंदर नई नगर पालिका के निर्वाचन कराना जरूरी होता है और अगर विघटन के बाद उसके 6 महीने से भी कम का टाइम बचा है तो उस कंडीशन में नए चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। जब रेगुलर वाले चुनाव होंगे उसी के साथ वो चुनाव कंप्लीट कराया जाता है। जब तक नई नगर पालिका नहीं आती तब तक राज्य सरकार के द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक है, तो ये 322 है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, मैंने बहुत ईजिली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर आते हैं हम 323 पे। ये क्या है, नगर पालिका तथा एक या एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में विवाद हो जाए। मान लो ये नगर पालिका है और नगर पालिका लड़ ली किसके साथ, या तो किसी नगर पालिका के साथ, या 2 से अधिक नगर पालिकाओं के साथ, या फिर एक नगर पालिका और एक पंचायत के साथ लड़ लिया, या 2 से अधिक पंचायतों के साथ, या नगर पालिका और पंचायत लड़ ली। तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, तो देखो, विवाद का संज्ञान या अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा। अगर मामला सेम ही जिले में, मतलब ये जिला है और इसमें एक नगर पालिका यहाँ है और एक नगर पालिका यहाँ है, ये दोनों आपस में लड़ लिए, तो फिर यहाँ के जो जिला कलेक्टर साहब है उनके द्वारा मामला देखा जाएगा। लेकिन एक जिला तो ये है और एक जिला ये है, तो एक नगर पालिका तो यहाँ है और एक नगर पालिका यहाँ है और इनमें आपस में लड़ाई हो गई, तो कौन देखेगा, तो जिला कलेक्टर तो नहीं देखेगा क्योंकि वो तो अपने जिले का पक्ष लेगा। इसलिए क्या होगा, संभागीय आयुक्त को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, संभागीय आयुक्त को बुलाया जाएगा इस मामले में। और इन मामले में सिविल कोर्ट में आप नहीं जाओगे, मतलब ये जो निर्णय लेंगे ना कलेक्टर साहब या संभागीय आयुक्त, उनका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया 323 में। अगर नगर पालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच में विवाद हो जाता है तो उस कंडीशन में विवाद का संज्ञान और विवाद पे जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, अगर सेम जिले का मैटर है तो उस कंडीशन में तो कलेक्टर साहब कर लेंगे, अगर अलग अलग जिलों का मैटर है तो उस कंडीशन में संभागीय आयुक्त आ जाएंगे। लेकिन आप किसी भी कंडीशन में सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते। फिर आ जाते हैं 324 पे। ये क्या है, नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड में विवाद हो जाए तो भाई नगर पालिका वर्सेज नगर पालिका यूआईटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर आवासीय सोसाइटी हो जाए या फिर किसी अन्य कानूनी बोर्ड के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या करेंगे, तो राज्य सरकार निपटारा करती है। कौन निपटारा करेगा उस कंडीशन में, राज्य सरकार। तो मैंने आपको 3 ही नाम बताया, एक तो कलेक्टर साहब, एक संभागीय आयुक्त और एक राज्य सरकार। कलेक्टर साहब कब करेंगे, जब इस नगर पालिका स्थानीय प्राधिकारी के साथ लड़ रही है और दोनों एक ही जिले में रह रहे हैं। संभागीय आयुक्त कब आएंगे, जब नगर पालिका स्थानीय प्राधिकारी लड़ रहे हैं और अलग अलग जिलों के हैं। फिर राज्य सरकार कब आएगी, जब नगर पालिका यूआईटी के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, रेजिडेंशियल सोसाइटी के साथ या फिर अन्य किसी कानूनी बोर्ड से लड़ रही है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है 325। ये क्या कहता है, सरकार द्वारा नगर पालिकाओं की उपविधियों, नियमों को रद्द या उपांतरित यानी मॉडिफिकेशन करने की शक्ति। तो सरकार नगर पालिकाओं के जो भी रूल्स है, जो भी लॉज है, उनको क्या कर सकती है, उनको मॉडिफिकेशन कर सकती है या फिर उनको रद्द भी, कैंसिल भी कर सकती है। तो वो कैसे करेगी, तो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशन के माध्यम से नगरपालिका द्वारा जारी नियम विधि को निरसित, डिलीट या फिर मॉडिफिकेशन कर सकती है। लेकिन इससे पहले क्या किया जाएगा, इससे पहले नगरपालिका को अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा। तो क्या बात है, कौन कर सकता है, तो राज्य सरकार करेगी। क्या कर सकती है, नगरपालिकाओं के नियमों को या उपविधियों को रद्द कर सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकती है।
लेकिन गजट में नोटिफिकेशन निकालना है और नगर पालिका को अपना मौका देना है स्पष्टीकरण का। ठीक है। फिर नियम विधि को निश्चित या उपांतरित करने की तारीख कौन सी रहेगी? तो जिस तारीख को अधिसूचना जारी की गई है, भाई अधिसूचना में लिख के दिया होगा कि भाई हम इस फला फला तारीख को इसको निश्चित मान लेंगे, या फिर अगर वो डेट लिखी हुई नहीं है तो जिस तारीख को गजट निकाला गया है, जिस तारीख को राजपत्र प्रकाशित किया गया है, उसी तारीख को हम क्या मान लेंगे? निरसन की तारीख या जो रद्द करने की तारीख है वो मान लेंगे। आगे समझ में 325 तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। सिंपल क्या बात है कि अगर कोई भी मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है, तो राज्य सरकार गजट में नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बाद नगर पालिका के कोई भी रूल्स है, कोई भी उपविधि है, उसको या तो डिलीट कर सकती है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। लेकिन उससे पहले नगर पालिका का स्पष्टीकरण आवश्यक होगा, और उसके जो डेट होगी वो कौन सी होगी? या तो डेट अधिसूचना में लिखी है तो वही हो जाएगी, अगर वो लिखी हुई नहीं है तो राजपत्र जिस तारीख को जारी किया गया है उस तारीख को क्या मान लिया जाएगा? निरसन की तारीख मान ली जाएगी। ओके, फिर आ जाते हैं 326 पर। ये क्या है? सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? कुछ पावर्स का डेलीगेशन कर सकती है। पर राज्य सरकार के पास नगर पालिका एक्ट के तहत बहुत सारी पावर्स दी हुई है। मैंने बताया कि ये काम राज्य सरकार कर सकती है, ये काम राज्य सरकार कर सकती है, ये काम राज्य सरकार कर सकती है। तो ऐसा कोई भी काम है तो अपनी जो पावर है वो राज्य सरकार डेलीगेट कर सकती है, किसी को प्रत्यायोजित कर सकती है। तो किसको कर सकती है, कौन सी धाराओं को कर सकती है, कौन सी को नहीं कर सकती, उनकी बात की जा रही है। तो राज्य सरकार निम्न शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, बाकियों को कर सकती है। कौन कौन सी? एक तो एक्ट के तहत अपील अधिकारियों को जो नियुक्त करने की शक्ति है वो राज्य सरकार अपने पास ही रखती है, किसी को नहीं देती है। ठीक है। दूसरी, धारा 3, धारा 6, धारा 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 339 और 340। तो आप ये क्या करोगे? ये जो भी धाराएं मैंने यहाँ लिखी हुई ना, इनको अलग से लिखोगे, इसके नीचे जगह निकालो कहीं भी, या एक साइड पेज लगा के इन सारी धाराएं ना 3, 6, 7, 67, 94, ये जो भी धाराएं लिखी हुई इन सारी धाराओं को एक साथ लिखोगे, ताकि आपको पता रहे कि ये जो पावर्स है राज्य सरकार किसी को नहीं देती, अपने पास ही रखती है ये वाली पावर। ठीक है। तो इनको एक साथ लिख लेना और याद करने की कोशिश करनी है इनको पूरी की पूरी, वे कौन कौन सी धारा वाले आइटम्स है जो राज्य सरकार अपने पास रखती है, वो पावर किसी को देती नहीं है। ठीक है। और एक अपील अधिकारी की नियुक्ति वाला मामला है वो राज्य सरकार अपने पास रखती है। ठीक है। राज्य सरकार शेष सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। किसको करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पूछने का जो अच्छा क्वेश्चन है वो यही बनता है कि कलेक्टर या राज्य सरकार के द्वारा नामित अन्य अधिकारी को ये पावर डेलीगेट की जा सकती है। तो या तो कलेक्टर को दी जाएगी, या राज्य सरकार किसी को पर्टिकुलरली बोल देगा भाई इस व्यक्ति को देनी है तो उसको दे दी जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा? विनिर्दिष्ट कालावधि लिखी, अगर टाइम पीरियड लिखा हुआ है तो उस टाइम पीरियड तक के लिए ही वो पावर उसके पास रहेगी। ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा 326 में कि राज्य सरकार अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। कौन सी पावर डेलीगेट नहीं करेगी? एक तो अपील अधिकारी को नियुक्त करने वाली, इसके अलावा धारा 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 293, 318, 322, 325, 337, 339, 340, ये वाली धाराओं की जो पावर है राज्य सरकार किसी को भी डेलीगेट नहीं करती है, प्रत्यायोजित नहीं करती है। लेकिन बाकी जो पावर्स है वो राज्य सरकार डेलीगेट कर सकती है। किसे करेगी? या तो कलेक्टर साहब को, या फिर राज्य सरकार को द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को डेलीगेट की जाएगी। ठीक है। आज की अंतिम धारा, धारा 327, ये क्या है? अभिलेख मंगवाने की शक्ति। ये क्या होता है? तो राज्य सरकार या उसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है वो अभिलेख की मांग कर सकता है। किस मैटर में? नगर पालिका या उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी के द्वारा जारी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए कोई भी अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। किससे? नगर पालिका से। तो राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिलेख की मांग कर सकता है। किससे? नगर पालिका से। किस मैटर में? नगर पालिका या उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी के द्वारा अगर कोई भी आदेश निकाला गया है, कोई भी संकल्प जारी किया गया है, तो उसकी वैधता जांच करने के लिए, शुद्धता जांच करने के लिए वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है। अभिलेख की जब जांच चल रही होगी उस दौरान वो आदेश है उसको स्थगित कर सकती है। किया जा सकता है? स्थगित यानी पोस्टपोन किया जा सकता है। भाई जब तक हम जांच कर रहे हैं तब तक हम क्या कर सकते हैं? इसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई तब तक इस एक्ट को, ये जो आदेश निकाला हुआ है उसको रोक एक तरह से रोक दो ना। स्थगित करने का मतलब एक तरह से रोक दिया है, वो लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर अभिलेख की जैसे जांच हो जाती है, पता चलता है कि जो संकल्प या आदेश है उसमें गड़बड़ है, तो या तो उसको विखंडित किया जा सकता है, या उसको उलट दिया जा सकता है, पूरा चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या तो उसको रद्द कर देंगे, या उसके अंदर चेंज कर लेंगे, या फिर उसको वापस भेज देंगे कि भाई आदेश वापस ले लो अपना, इसमें कोई मतलब नहीं है हमें। आगे समझ में? तो ये तीनों काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का जो आदेश है वो अंतिम रहेगा और नगर पालिका पर बाध्यकारी भी होगा। भाई नगर पालिका पर बाध्यकारी रहेगा, नगर पालिका उसके लिए वो नहीं कर सकती, मतलब उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती।
तो 327 सिंपल है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं। अगर राज्य सरकार या उसका प्राधिकार अधिकारी चाहे तो नगर पालिका के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकता है। किस मैटर में करेगा? कोई भी जो ऑर्डर या संकल्प निकाला हुआ है नगर पालिका या उसके प्राधिकारियों ने, तो उनकी जांच करने के लिए जांच के दौरान उस जो ऑर्डर निकाला हुआ है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, और जांच के बाद अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है, या फिर उसको रद्द किया जा सकता है। तो तीनों चारों काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार या उसके प्राधिकार अधिकारी के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो अंतिम रहेगा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, और साथ ही साथ वो नगर पालिका के ऊपर प्योरली बाउंडेड रहेगा, बाध्यकारी रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी क्लास एज एक्ट वाली है वो तो ख़त्म हो गई। अब हम रूल्स वाली जोन में आ गए हैं। 3 रूल्स हैं वो ख़त्म करने हैं हमें। ठीक है, हाँ, कुछ बातें मैं जो आपको बताने वाला हूँ या सोच रहा हूँ बता दूँ तो ठीक रहेगा। देखो, मैंने एक्ट वैसे तो कंप्लीट कर दिया है, कुछ जगह मैंने शायद थोड़ी बहुत टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है या जो भी है उसको मैं एक बार और सही कर लूँगा। उसके बाद आपके लिए एक परफेक्ट जो फॉर्मेट है या एक पूरी पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी A4 साइज़ में। आप आराम से प्रिंट आउट निकालो, उसको अच्छे से रीड करो। मुझे नहीं लगता मैंने कोई कमी छोड़ी है, और अगर आपको देखो कमियां हर जगह रह जाती है, मैं नहीं बोलता कि गलती मेरे से नहीं हो सकती है ऐसा कुछ, पर फिर भी मैंने जो काफ़ी कोशिश की है चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखने की, समझाने की। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन हमें दोबारा पढ़ना है या किसी पर्टिकुलर जगह हमें डाउट्स ज़्यादा है तो मैं आपके लिए वो रिपीट कर दूंगा। वैसे मैं रिवीजन भी करवाऊंगा पूरा का पूरा अच्छे से। और मैं एक नई चीज़ सोच रहा हूँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना मेरे को टाइम की है, वरना मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत रहता है पर वो टाइम नहीं है, और वो एफर्ट्स लगाने का मन बहुत होता है, पर वो टाइम की वजह से वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं आपके लिए सोच रहा था कि हर एक धारा के लिए मैं एक शॉर्ट तैयार कर लूँ, यूट्यूब शॉर्ट, ताकि आप देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम स्क्रॉल करते रहते हैं। आप स्क्रॉल करो पर नॉलेज के लिए करो। तो मैं सोच रहा था कि अगर अपन ऐसा कुछ कर लेंगे तो शायद ईजी हो जाएगा एक्ट को पढ़ना और समझना। तो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करने का, पर उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम की ज़रूरत है। देखो, मैं ऐसा वो आपको लिए वो नहीं कर देता, वादा नहीं करता, प्रॉमिस नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा, पर मैं ऐसा करने की सोच ज़रूर रहा हूँ। मुझे नया थॉट आया था, काफ़ी टाइम से था, ऐसा नहीं है कि अभी आया, काफ़ी टाइम से था। पर सबसे बड़ी वही मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे साथ वही प्रॉब्लम, अकेला हूँ और सारा कुछ अकेले ही मैनेज करता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करना हो, चाहे नोट्स बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, अपलोड करना हो, सबका कमेंट्स का रिप्लाई करना हो, सब कुछ मैं अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे को, फिर क्लास सेज में, फिर उसके बाद ऑफिस का काम रहता है, घर पे भी टाइम देना होता है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा डगमगा जाती है। तो इसके बाद पहले अपन रूल्स कर लेते हैं एक बार, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। अगर लगेगा मुझे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या फिर पार्ट बी तक रहना चाहिए, जीके जीएस वाले पोर्शन में नहीं जाना चाहिए, अगर वहाँ नहीं जाऊँगा तब तो मैं आराम से कर दूंगा। लेकिन आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे पॉलिटी पढ़ा देनी चाहिए या फिर जो हमारा ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है उसको कंप्लीट कर देना है, तो उसमें जाऊँगा तो फिर ये वाली चीज़ पीछे रह जाएगी, थोड़ी ये प्रॉब्लम है। देखता हूँ जैसे कि मैं कुछ कर पाता हूँ, दोनों को मैनेज कर पाता हूँ तो वो करने की कोशिश करूँगा, या जो जीके जीएस वाले क्लासेज वो थोड़ी कम करके ये वाला ज़्यादा कर दूंगा। आप मुझे एक बार अपना सजेशन दे सकते हो कि आपको पसंद है कि ऐसा कुछ करूँ मैं, तो मैं कर दूंगा। अभी टाइम है भी अपनी वैकेंसी को, तो हम अगर रोज़ की 4-5 सोर्स डालेंगे तब होगा, क्योंकि काफ़ी धाराएँ हैं। अगर 327 धाराएँ हैं तो ऑलमोस्ट 300 धाराएँ हैं। अगर रोज़ की 10 नहीं डालेंगे तो 10 नहीं तो कम से कम 5 तो डालनी पड़ेगी, 2 महीने में करना है तब भी, तो वो प्रॉब्लम है थोड़ी। उसमें क्या, एक तो रिवीजन ईजी हो जाता है, पढ़ना ईजी हो जाता है, लोगों थोड़ा करेक्ट जल्दी कर पाते हैं उन चीज़ों को। शॉर्ट्स में क्या अपन ध्यान लगा पाते हैं। अपनी गंदी आदत हो चुकी है ना कि हम ज़्यादा देर तक चीज़ों को पढ़ना सुनना नहीं चाहते, तो इतनी लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ ना मैं, तो लोग बहुत कम देखते हैं। अब जैसे मैं आज 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, अब 40+ चली जाती है उसके बाद लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि आप वीडियोस को देखो, मन लगाओ पढ़ने में। देखो सीधी बात इतनी सी है, पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा। वैकेंसी को लेकर काफ़ी चल रहा है, चर्चा चल रही है, आपको भी पता होगी, मार्केट में अभी चल रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास इसकी अभ्यर्थना गई हुई है। देखो वो गई है, मुझे लग भी रहा है कि इस साल में कुछ हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से पेपर भी हो जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा जो अंदर वाला बोलता है ना, एक अंतरात्मा, तो वो बोल रही है ऐसा कुछ तो होने वाला है। पर देखो सरकार का कुछ भरोसा नहीं है। मैं नहीं बोलता कि वैकेंसी आएगी आएगी, पर हाँ जहाँ मुझे अपने गट्स लगते हैं ना कि हाँ होना तो चाहिए, कुछ चांसेस तो है, तो वैसा है। तैयारी करो, अपनी तैयारी को बैकअप में मत रखो। देखो पार्ट बी तो अपना कंप्लीट रखो, जीके जीएस हर जगह काम आएगा अपन जो पढ़ रहे हैं, तो जीके जीएस पढ़ते रहो, पार्ट बी कंप्लीट रखो बस। मतलब ऐसा हो कि अपने को बस बुलेट में से गन में से बुलेट फायर ही करनी रहे, बस इतना सा ट्रिगर दबाने वाला काम रहे कि बस बटन दबाया, ओ ये लो गोल अपना चाहिए, हो गया, बात खत्म।
सिंपल इतना सा काम रखना है, वरना क्योंकि है ना लोग कंपटीशन में बहुत है, ये नहीं बोलूँगा मैं कि कंपटीशन नहीं है, पोस्ट कम भी है, कंपटीशन ज़्यादा भी है, पिछली बार से ज़्यादा कंपटीशन, ये भी आपको पता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो, अपनी वैकेंसी है, छोड़ना नहीं है, अपन पढ़ भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ना, क्यों, ठीक है। रूल्स तो मैं ये मान लो इस वीक में कोशिश करूँगा, इस वीक में ख़त्म कर दूँ आपके लिए, इस वीक में नहीं तो अगले वाले हाफ वीक तक, मतलब 5-1 क्लास हो रहे हैं यार मोस्टली, मुझे जहाँ तक पता है 4-5 क्लास हो रहा है, उसमें आराम से रूल्स खत्म हो जाएगा। योजना वाला पोर्शन मैं आपके लिए बाद में रख रहा हूँ, अभी आप तो कुछ बताते हो नहीं। देखो मैं अभी योजना इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जब भी कराऊंगा ना तो एक बार में अच्छे से बहुत डीपली रिसर्च करके बढ़ा दूंगा। अभी जल्दबाजी में कराऊंगा तो फिर वही ऊपर नीचे डाटा वाला प्रॉब्लम रहेगी, नई डाटा कहाँ से लाऊं मैं उठा के, तो वो सब चीज़ों को एक साथ फिर आराम से कर लेंगे। तब तक ये करके अपन क्या करते हैं, एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अपने को एक नया जोन भी मिल जाएगा, और इससे क्या ना यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको भी थोड़ा ग्रो होने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट है वो तो जीएस वाले है, तो वो तो बाकी सब लोग भी देखेंगे ना, अदर वाले भी, अपने यहाँ तो यूआर वाले देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली पॉलिटी आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, और पढ़नी भी है हमें, तो पॉलिटी पढ़ लेंगे अपन आराम से मस्त। तो पॉलिटी पढ़ा देते हैं आपको, आपका मन कर रहा है तो, या फिर जोग्राफी पॉलिटी जो भी मैनेज हो पाएगा वो कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, पार्ट भी तो अपन अच्छे से करेंगे। इसके क्वेश्चंस का, हाँ एक चीज़ और मैं जो बोलना था वो तो भूल ही जाता मैं भी, जो क्वेश्चंस वाला पोर्शन है मैं सोच रहा हूँ इसके लिए थोड़ा क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करूँगा मैं, थोड़े थोड़े करके। ऐसे नहीं कि बहुत सारे एक साथ बना के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2 के, ऐसे हिसाब से बना के दूंगा मैं आपको। तो 50-50 क्वेश्चन का सोच रहा हूँ मैं हर चैप्टर के लिए। जो चैप्टर बड़ा है उसके लिए ज़्यादा बना देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर एवरेज 50 क्वेश्चन पर चैप्टर बना देंगे। तो अपने 10-12 चैप्टर तो आराम से 5-1 हज़ार क्वेश्चन बनाने का सोच रहा हूँ मैं, सिंपल बात बोल देता हूँ आपको। 5-6 हज़ार क्वेश्चन बना देते हैं अपन, तो 5-6 हज़ार क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगी बहुत सारा कि हाँ कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चन कैसे मैनेज करना है, तो उसके हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप पढ़ लेना, कर लेना, नो प्रॉब्लम। फिर अगर चलेगा, जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद हम टेस्ट सीरीज का सोचेंगे, टेस्ट सीरीज बना देंगे आपके लिए बढ़िया मस्त वाली, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगी अपनी, कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं रहेगी, सीधी बात। अपन यहाँ हो सकेगा तो फ्री भी दे देंगे, ठीक है। पर अगर मेरा खर्चा आएगा तो सीधी बात है मैं उसको रिकवर करने के लिए ले लूँगा, स्टार्टिंग के लिए कुछ फ्री रख देंगे, कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, नो टेंशन रहो, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहो, बस इतना सा काम है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। फिर रूल्स वाली क्लास है, मैं नेक्स्ट वाले एक क्लास में 1 रूल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 2 रूल्स भी ज़्यादा छोटे छोटे ही, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो हो जाएंगे 3-4 क्लास मान लो लास्ट। तो उसके बाद अपना एक खत्म, उसके बाद नई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पढ़ते रहो। और हाँ यार, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। अपने जो प्यारे दोस्त हैं जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइबर की स्पीड से वो भी बहुत स्लो चल रही है, पर मैं अपने आप को मोटिवेट खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो मोटिवेट करने का रीज़न दे नहीं रहे हो, फिर भी मैं खुद से मोटिवेट करके आपके लिए आ रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे और। धन्यवाद, शुक्रिया।